हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एटॉम्स का मोस्ट 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो WBJE नीट एंड क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है, बोर्ड का एग्ज़ाम है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। When an alpha particle of mass m moving with velocity v bombards on a heavy nucleus of charge Jd, its distance of closest approach from the nucleus depend on mass। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो एक अल्फा पार्टिकल है जिसका मास m है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, किसके तरफ मूव कर रहा है? जो एक हेवी न्यूक्लियस जिसका चार्ज Jd है, इसके साथ बोम्बार्ड कर रहा है। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, जो इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, मतलब बोम्बार्ड करने का ठीक पहले जो एक डिस्टेंस होता है, जो क्लोजेस्ट अप्रोच, उसके साथ मास के ऊपर कैसे डिपेंड करता है। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मास के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है? मास के ऊपर लिनियरली प्रोपोर्शनल है, या मास के ऊपर इन्वर्सली स्क्वायर के साथ प्रोपोर्शनल है, या मास के ऊपर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, या मास के ऊपर इन्वर्सली रूट के साथ प्रोपोर्शनल है। तो हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? एक बोल दिया है कि अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है, इसके पास एक काइनेटिक एनर्जी है। तो अल्फा पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी कितना होगा? हाफ mv²। हम लोग सभी को जानते हैं कि जो अल्फा पार्टिकल का, किसी भी मूविंग पार्टिकल का एक काइनेटिक एनर्जी रहता है, जिसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, को हम हाफ mv² से डिफाइन करते हैं। और एक अल्फा पार्टिकल भी एक चार्ज पार्टिकल है। जब ये चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के पास आता है, तो इसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी अराइज होता है। तो उस पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कितना है? तो पोटेंशियल एनर्जी एक डिस्टेंस है r, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ टू चार्ज। अल्फा पार्टिकल का चार्ज भी Jd है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस Ze × Jd/r। तो अल्फा पार्टिकल के साथ जब हेवी न्यूक्लियस बोम्बार्ड करेगा, ठीक उसका पहले एक ऐसा समय आएगा जो इसका काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी दोनों सेम हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं हाफ mv² इक्वल्स टू 1/4πε0 Jd × Jd/r। तो इस इक्वेशन से हम लोग साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो मास है और ये जो क्लोजेस्ट अप्रोच है, इसके साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग कह सकते हैं r प्रोपोर्शनल टू 1/m। तो हमारा आंसर हो गया, मास कैसे डिपेंड कर रहा है? क्लोजेस्ट अप्रोच के साथ 1/m के साथ डिपेंड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वही क्वेश्चन, एन अल्फा न्यूक्लियस ऑफ एनर्जी हाफ mv² बोम्बार्ड्स ए हेवी न्यूक्लियस ऑफ टारगेट चार्ज Jd, then the distance of closest approach for the alpha nucleus will be proportional to। वही क्वेश्चन, जो अल्फा न्यूक्लियस यहाँ पर एनर्जी बोल दिया है, जो हाफ mv² एनर्जी है, और एक क्या एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी है। बोम्बार्ड कर रहा है किसके साथ? एक हेवी टारगेट है, न्यूक्लियस ऑफ टारगेट चार्ज Jd है, जिसके साथ बोम्बार्ड कर रहा है। वही पूछा है, जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ अल्फा न्यूक्लियस विल बी प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब बोम्बार्ड करने का ठीक पहले जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस कैसे डिपेंड कर रहा है? जो वेलोसिटी के साथ डिपेंड कर रहा है, कि न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कि मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो इन दोनों के बीच एक पोटेंशियल एनर्जी होगा। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू 1/4πε0
जेड ई इंटू जे डी अपॉन आर, और ये काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी स्क्वायर। तो ऐसा एक बूमबर्ट करने का पहले ऐसा एक वक्त आएगा जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों बराबर हो जाएगा। तो हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू जे डी अपॉन आर। तो क्लोजेस्ट अप्रोच आर मास के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/m। और वेलोसिटी के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है? आर प्रोपोर्शनल टू, वो भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल v स्क्वायर के साथ। और ये जेडी के साथ कैसे डिपेंड कर रहा है? आर प्रोपोर्शनल टू जेड ई इंटू जेड ई, मतलब आर प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे जो ऑप्शन में क्या दिया गया है वेलोसिटी के साथ, तो इन्वर्सली डिपेंड कर रहा है नहीं, और चार्ज के साथ प्रोपोर्शनल, चार्ज के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और लेकिन क्लोजेस्ट अप्रोच मास के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हमारा ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, let T1 and T2 energies of an electron in first and second excited state of hydrogen atom respectively. According to the Bohr's model of atom, the ratio T1 is to T2. इलेक्ट्रॉन का T1 है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी, T1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और T2 क्या है? एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन का किसी भी ऑर्बिट में एनर्जी निकालने का एक फॉर्मूला है En इक्वल्स टू -13.6, En इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो फास्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 2, और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल्स टू 3। तो T1 इक्वल्स टू E2 -3.6 जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, और T2 सेकेंड एनर्जी ऑफ सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n इक्वल्स टू 3, यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर, यहाँ पर n इक्वल्स टू 3। तो रेशियो पूछा है, तो T1 अपॉन T2 -13.6 जेड स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर -13.6 जेड स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर। तो ये सब -13.6 कैंसिल आउट हो जाएगा, जेड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा क्या रहेगा? 9/4। तो T1 इज टू T2 इक्वल्स टू 9:4। हमारा आंसर ए 9:4। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी ऑब्टेन्ड बाय, यहाँ सिंपल सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है जो पूछा है कि जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन का nth ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कितना होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला En इक्वल्स टू -13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी का, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी किसी भी ऑर्बिट में, इसे हम हाइड्रोजन एटम का कहते हैं, लेकिन एक्चुअल फार्मूला होता है En इक्वल्स टू -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर
इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन एटम बोल दिया। हाइड्रोजन एटम का जो जेड है, एटॉमिक नंबर है, वो 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन एटम सिंपलेस्ट एटम होता है जो 1 इलेक्ट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन सिस्टम होता है। तो यहाँ जेड इक्वल्स टू 1 पुट करने से -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए En इक्वल्स टू -13.6 बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट्स काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी आर रिस्पेक्टिवली। इलेक्ट्रॉन का टोटल एनर्जी दिया है किसी भी ऑर्बिट में, कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या पूछा है? तो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा एंड पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? जब हम इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो तब हम एक रिलेशन देखे थे, जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? 2 इंटू टोटल एनर्जी। जब हम इलेक्ट्रॉन के एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तब हम ये रिलेशन पाते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना हो जाएगा? +3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी हमारा निकल गया 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी 2 इंटू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी कितना है? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना हो जाएगा? 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? काइनेटिक एनर्जी 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड पोटेंशियल एनर्जी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो पूछा क्या है? जो इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी के ऊपर रेशियो कितना है हाइड्रोजन एटम का। हाइड्रोजन एटम में जो इलेक्ट्रॉन है उसका काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो पिछले क्वेश्चन में हम एक रिलेशन देखे थे, जो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। तो रेशियो कितना होगा? काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 1/-1। तो सिंपल सा क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी इज टू टोटल एनर्जी इक्वल्स टू 1:-1। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। 7, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज टू द लास्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज। पूछा क्या है? जो रेशियो ऑफ वेवलेंथ का रेशियो कितना है जो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज और लास्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज। तो रेशियो ऑफ वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है? वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल्स टू RZ² 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर, 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो ये बाल्मर सीरीज और ये लाइमैन सीरीज क्या होता है? बाल्मर सीरीज, जब हम इलेक्ट्रॉन का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब ड्रॉ किए थे तब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं हम। n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5। लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज टू द लास्ट लाइन ऑफ लाइमैन सीरीज। तो जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में ट्रांजिशन करता है, जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 3 से 1 में ट्रांजिशन करता है, n इक्वल्स टू 4 से 1 में ट्रांजिशन करता है, 5 से
वन में ट्रांजिशन करता है, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से वन में ट्रांजिशन करता है। तो जब इन सभी सीरीजों को हम कहते हैं लाइमन सीरीज, लाइमन सीरीज। जब इलेक्ट्रॉन 3 से 1 में ट्रांजिशन करता है, 4 से 2 में ट्रांजिशन करता है, 5 से 2 में ट्रांजिशन करता है और इन्फिनिटी से 2 में ट्रांजिशन करता है, तब इन सीरीजों को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो पूछा क्या है, जो ये लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन का वेवलेंथ के साथ, लाइमन सीरीज का वेवलेंथ के साथ बाल्मर सीरीज का वेवलेंथ का रेशियो कितना है। तो पहले हम बाल्मर सीरीज के लिए निकालेंगे 1/λb इक्वल्स टू RZ², 1/n फाइनल। फाइनल मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहा है, मतलब बाल्मर सीरीज के लिए n फाइनल 2 है, 1/2² माइनस, और n इनिशियल कितना है, लास्ट लाइन मतलब n इन्फिनिटी से आ रहा है, 1/∞²। तो 1/λb इक्वल्स टू RZ²/4। तो बाल्मर सीरीज के लिए n फाइनल 1 है और n इनिशियल इन्फिनिटी। फिर से लाइमन सीरीज के लिए 1/l इक्वल्स टू RZ²। लाइमन सीरीज के लिए n फाइनल कितना है, लाइमन सीरीज के लिए सॉरी बाल्मर सीरीज के लिए n फाइनल 2 है, लाइमन सीरीज के लिए n फाइनल कितना है, 1 है, माइनस 1/∞। तो लाइमन सीरीज के लिए n फाइनल इक्वल्स टू 1 और n इनिशियल इन्फिनिटी, तो RZ²। तो इन दोनों का रेशियो निकालेंगे, तो 1/λb/1/λl इक्वल्स टू RZ²/4 RZ²। तो λl/λb इक्वल्स टू 1/4। तो हमारा λb इज टू λl 4:1। हमें पूछा है बाल्मर सीरीज टू लाइमन सीरीज, तो बाल्मर सीरीज इज टू लाइमन सीरीज वेवलेंथ का 4:1। तो हमारा आंसर बी, ऑप्शन बी 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Rydberg constant equals to 10⁷ meter inverse, wave number of last line of Balmer series in hydrogen at hydrogen spectrum will be। यह पूछा है कि वेव नंबर। तो अब वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर और वेव लेंथ दोनों अलग चीज है। तो वेव नंबर क्या है, वेव नंबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ मतलब 1/λ। तो 1/λ का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू Z², 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर। तो बाल्मर सीरीज बोला है, तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब हम ड्रॉ करते हैं, हाइड्रोजन n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, ऐसे करते करते n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो बाल्मर सीरीज कैसा होता है, तो इलेक्ट्रॉन जब n इक्वल्स टू 3 से 2 में ट्रांजिशन करता है, n इक्वल्स टू 4 से 2 में ट्रांजिशन करता है, n इक्वल्स टू 5 से 2 में ट्रांजिशन करता है, तो n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से 2 में ट्रांजिशन करता है। तो इन सभी सीरीजों को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज। तो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज,
जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से n इक्वल्स टू 2 में ट्रांजिशन करता है तो हम इसके लास्ट लाइन बोलते हैं। तो n फाइनल क्या है 2 और n इनिशियल क्या है इन्फिनिटी, मतलब यहाँ से ट्रांजिशन कर रहा है, फाइनली कहाँ आ रहा है n इक्वल्स टू 2 में आ रहा है। तो 1/λ इक्वल्स टू रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू दिया गया है 10⁷ और जेड का वैल्यू कितना है, हाइड्रोजन एटम बोल दिया है, इसलिए हाइड्रोजन एटम के लिए जेड का वैल्यू 1 है, 1² 1/n फाइनल क्या है 2² माइनस 1/∞ का स्क्वायर। तो 1/λ इंटू 10⁷ इंटू 1/4 माइनस 1/∞ 0 होता है। तो वेव नंबर 1/λ को ही हम लोग वेव नंबर बोलते हैं। वेव नंबर इक्वल्स टू 10⁷ इंटू 1/4। तो 1/4 0.25 होता है, 0.25 इंटू 10⁷, यूनिट क्या होगा मीटर इनवर्स, क्योंकि रेसिप्रोकल वेवलेंथ का यूनिट होता है, किसी भी डिस्टेंस में मीटर इनवर्स। तो 0.25 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स, ऑप्शन सी करेक्ट। तो बोला है क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन, consider third orbit of helium using non-relativistic, the speed of electron in this orbit will be given। मतलब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है थर्ड ऑर्बिट में हीलियम एटम, हीलियम आयन के। तो स्पीड निकालने का एक जनरल फॉर्मूला होता है Z/n 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। जेड क्या है एटॉमिक नंबर है, एन क्या है इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है, एन उसी ऑर्बिट में, अगर यहाँ बोला है थर्ड ऑर्बिट तो यहाँ एन इक्वल्स टू 3 बैठेगा। तो V3 इक्वल्स टू जेड का वैल्यू 2 है, एन थर्ड ऑर्बिट दिया गया है 3 इंटू 2.18 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो ऐसे 0.72, तो हमारा आंसर आएगा 1.46 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। तो ऑप्शन ए करेक्ट। In the spectrum of hydrogen atom, the ratio of longest wavelength of Lyman series to Balmer series। हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है उस स्पेक्ट्रम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के साथ बाल्मर सीरीज का लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का रेशियो पूछा है। तो फिर से हाइड्रोजन एटम का जब हम स्पेक्ट्रम ड्रॉ करते हैं तब इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ड्रॉ करते हैं, n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स टू 5, ऐसे करते करते n इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो लाइमन सीरीज जब इलेक्ट्रॉन n इक्वल्स टू 2 से 1 में आता है, n इक्वल्स टू 3 से 1 में आता है, n इक्वल्स टू 4 से 1 में आता है, n इक्वल्स टू 5 से 1 में आता है, n इक्वल्स टू इन्फिनिटी से 1 में आता है, तो इन सभी सीरीजों को हम कहते हैं लाइमन सीरीज। और जब n इक्वल्स टू 3 से 2 में आता है, 4 से 2 में आता है, 5 से 2 में आता है और इन्फिनिटी से 2 में आता है, इन सभी को हम कहते हैं बाल्मर सीरीज। तो पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो यहाँ पर एक सवाल आता है जो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हम कब पाएंगे। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए हम लोग कब पाते हैं, वेवलेंथ जब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होता है। जब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन होता है। और स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कब पाएंगे, स्मॉलेस्ट वेवलेंथ
जब लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन होता है। लॉन्गेस्ट ट्रांजिशन, तो हम लोग यहाँ क्वेश्चन में पूछा है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन हमें निकालना है। तो शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन लाइमन सीरीज के लिए कौन सा है, n=2 से n=1। तो वेवलेंथ का फॉर्मूला में 1/L, यहाँ पर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मैक्सिमम लिख देते हैं। इसके लिए लाइमन सीरीज के लिए R(Z²) 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। तो R(Z²), तो लैम्डा मैक्सिमम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब पाएंगे, जब n फाइनल होगा 1 और n इनिशियल होगा 2। तो 1/n फाइनल 1² माइनस n इनिशियल 2²। तो R(Z² = 1 - 4, तो ये आएगा R(Z²) 3/4, 3R(Z²/4 लैम्डा मैक्सिमम और लाइमन सीरीज 4/3R(Z²). फिर से ऐसे ही बाल्मर सीरीज के लिए निकालेंगे लैम्डा मैक्सिमम फॉर बाल्मर सीरीज R(Z²) 1/n फाइनल स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर R(Z²). तो बाल्मर सीरीज के लिए n फाइनल कितना होगा, बाल्मर सीरीज के लिए n फाइनल कितना होगा 2, और n इनिशियल कितना होगा, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पाने के लिए n=3, मतलब शॉर्टेस्ट ट्रांजिशन। लाइमन सीरीज के लिए ए वाला ट्रांजिशन, बाल्मर सीरीज के लिए ए वाला ट्रांजिशन, ए वाला ट्रांजिशन के लिए हम लोग लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पाते हैं। तो 1/n फाइनल 2² माइनस 1/3²। तो R(Z²) 1/4 माइनस 1/9, तो कितना होगा R(Z²) 5/36। तो लैम्डा मैक्सिमम फॉर बाल्मर सीरीज = 36/5 R(Z²). तो रेशियो पूछा है, तो लैम्डा मैक्सिमम लाइमन सीरीज टू बाल्मर सीरीज, लाइमन सीरीज टू बाल्मर सीरीज, लैम्डा मैक्सिमम लाइमन सीरीज टू लैम्डा मैक्सिमम बाल्मर सीरीज, तो कितना होगा लाइमन सीरीज 4/3 R(Z²/36/5 R(Z²). R(Z²) कैंसिल आउट, तो 4/3 × 5/36 4 9 5/27। तो रेशियो कितना होगा 5/27, तो हमें हमारा ऑप्शन ए 5/27। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन।